ओरिजिन ऑफ सेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ओरिजिन में सबसे पहले हेमाटोसाइटोब्लास्ट सेल है जिससे बनता है प्री एरिथ्रोब्लास्ट। प्री एरिथ्रोब्लास्ट फिर जाके बनता है एरिथ्रोब्लास्ट और एरिथ्रोब्लास्ट से बनते हैं एरिथ्रोसाइट्स या फिर आरबीसी। ये पूरा ड्रॉ बनाना बिल्कुल भी एसेंशियल नहीं है आपके लिए, बिल्कुल मत बनाइएगा, ज्यादा ड्रॉ बनाने से कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है ना। मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि सबका प्रीकर्सर एक है, ये बताने के लिए मैं ये ड्रॉ दिखा रही हूँ। प्रीकर्सर एक है मतलब सबके सब शुरू में एक ही सेल से बनते हैं। एक सेल होता है और उससे बहुत सारे सेल होते हैं। इतने सारे नाम याद करने बैठोगे नहीं आएगा एग्जाम में, इसलिए कह रही हूँ जस्ट डोंट कॉपी दिस ड्रॉ, ओके, जस्ट टेक अ लुक। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अब डिजिटल क्लास में क्या है मेरे पास बेनिफिट, आई कैन शो यू वेरियस इमेजेस, यू डोंट नीड टू कॉपी ऑल ऑफ देम, राइट। अब देखो लिम्फोब्लास्ट सेल होता है जिससे बनते हैं लिम्फोसाइट, दीज आर द फाइनल लिम्फोसाइट्स, ए ग्रैन्युलोसाइट्स। मोनोब्लास्ट मोनोसाइट बनता है, ए ग्रैन्युलोसाइट। तो ये दोनों के साइज में आप अंतर देख लो, मोनोसाइट 20 to 25% होते हैं, लिम्फोसाइट्स सॉरी मोनोसाइट 6 to 8% होते हैं, लिम्फोसाइट्स 20 to 25% होते हैं। तो आप इसको अरेंज कर सकते हो इस तरीके से सीक्वेंस में, पेनमल बेसोफिल 0.5 to 1%, eosinophil 2 to 3%, देन न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल कितना परसेंट है 60 to 65%, मोनोसाइट 6 to 8% एंड देन लिम्फोसाइट 20 to 25%। या आपको कोई और बेटर ट्रिक बनती है, आप उस तरीके से इनके लिए ट्रिक बना के इनको याद कर सकते हो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ग्रैन्युलोसाइट के लिए बनता है, मतलब कि आप ये देखो कि ए ग्रैन्युलोसाइट और ग्रैन्युलोसाइट का भले ओरिजिन अलग है लेकिन पहला वाला प्रीकर्सर सेल इनका सेम होता है, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस पोर्शन इन दिस ड्रॉ, मेगा कैरियोब्लास्ट, मेगा कैरियोसाइट। क्या है ये मेगा कैरियोब्लास्ट? इज द प्रीकर्सर सेल, बस ये आपको यहाँ पर मैं लिखवा रही हूँ। तो मेगा कैरियोब्लास्ट क्या होता है, प्रीकर्सर सेल होता है जिससे बनता है मेगा कैरियोसाइट। प्रीकर्सर सेल मेगा कैरियोब्लास्ट और उससे बनता है मेगा कैरियोसाइट, और ये भी बोन मैरो में रहता है। जब बोन मैरो से निकल के ये बाहर ब्लड वेसल में आते हैं तब ये टूट जाते हैं बहुत सारे टुकड़ों में, और तब इनको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। इसीलिए इनको सेल फ्रैगमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि इनको देखने पे लगता है ये किसी सेल के फ्रैगमेंट्स हैं या फिर टुकड़े हैं, या फिर इन्हीं को प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। प्लेटलेट नाम जो है वो केवल मैमल में दिया गया है, ओनली इन मैमल्स। बाकी दूसरे जिसमें ये मिलते हैं उनमें सब में इनको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स नाम सिर्फ मैमल के रिस्पेक्ट में होता है। These are platelet cell fragments also known as blood clot cells. इनकी खास बात है कि they are spindle shaped। स्पिंडल शेप्ड का मतलब कुछ इस तरीके से आप इनका शेप देखोगे, या फिर बाई कॉन्वेक्स भी लिखा हुआ मिलेगा कई जगह पे, एंड दे आर न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड होते हैं ये स्पेशल सेल्स हैं मेगा कैरियोसाइट, जिसके टूट के ये बनते हैं। आप इसे बाई कॉन्वेक्स कह सकते हो, स्पिंडल शेप्ड कह सकते हो, या फिर डिस्क लाइक भी कह सकते हो। तीनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। जनरली सवाल जब आता है तो वहां पर करेक्ट आंसर बाई कॉन्वेक्स होगा, अगर सारी चीजें ऑप्शन में दी हुई होंगी तो। ठीक है, मेगा कैरियोसाइट न्यूक्लिएटेड होते हैं। एक मिनट, मैं नीचे लिख देती हूँ थोड़ा क्लियर करके इसको। मेगा कैरियोसाइट न्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन उससे जब थ्रोम्बोसाइट्स बनते हैं तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। These are non-nucleated. And cell shape, I'll just rewrite this one. Spindle shape,
डिस्क लाइक और बाइकॉन्वेक्स इन शेप, नॉन न्यूक्लिएटेड। इनका काउंट कितना है? उसको कहते हैं प्लेटलेट काउंट। अबाउट 1,50,000 to 3 लाख होते हैं ये नंबर में पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। इनका लाइफ स्पैन 7 to 10 डेज का माना गया है। तो अगर आपको बोला जाए सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए, तो सबसे कम होंगे व्हाइट ब्लड सेल, उसके बाद होंगे प्लेटलेट, उसके बाद होंगे आरबीसी। ये इतने छोटे होते हैं कि इनका साइज होता है 2 to 3 माइक्रोन्स। दे आर स्मॉलेस्ट ऑफ ब्लड सेल्स, सबसे ज्यादा छोटे होते हैं। इनका काम क्या होता है? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट प्लेटलेट। प्लेटलेट्स दे रिलीज वैरायटी ऑफ केमिकल्स। ये क्या करते हैं? वैरायटी ऑफ केमिकल सिक्रीट करते हैं। नाउ दीज वैरायटी ऑफ केमिकल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग। So they are known as clotting factors. इसीलिए इनको क्लॉटिंग फैक्टर्स भी कहा जाता है। अगर मान लीजिए प्लेटलेट्स की संख्या बराबर है तो ये क्या करते हैं? They release variety of chemicals for blood clotting. This is the function. ये ब्लड को क्लॉट करेंगे किस तरीके से? अगर आपको चोट लगी है तो ये बचा देंगे, लेकिन प्लेटलेट्स का काउंट अगर कम हो गया, if reduced in number, can cause clotting disorder. गड़बड़ हो जाएगी, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, तो इट कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, यानी कि ब्लड लॉस, एक्सेसिव ब्लड लॉस फ्रॉम बॉडी। अगर इनका काउंट बहुत कम हो गया, क्रिटिकली कम हो गया, क्रिटिकल काउंट है 40,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। तो क्रिटिकल काउंट कहने का मतलब अगर ये 40,000 से कम है, ठीक है, 40,000 से कम है, इफ लेस देन दिस, then what happens? Rashes appear on body. ये क्योर किया जा सकता है कंडीशन, ठीक है, प्लेटलेट का काउंट बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर रैशेस अपीयर हो रहे हैं उस अवस्था को कहते हैं परप्यूरा डिजीज। Platelets, if reduced in number, that condition is known as thrombocytopenia. Is the condition when platelets are reduced in number. और अगर प्लेटलेट्स बढ़ गए हैं संख्या में तो उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। So this is all about the whole platelet. प्लेटलेट का काम क्या होता है? ये वैरायटी ऑफ केमिकल सिक्रीट करते हैं, वो वैरायटी ऑफ केमिकल्स ब्लड क्लॉटिंग के लिए काम करते हैं और उन्हें हम कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग प्रोसेस को जरा डिटेल में समझेंगे, एक मिनट। कभी भी अगर आपको चोट लग गई है, कोई प्रकार की इंजरी है, वुंड है, घाव है, ट्रॉमा है, ट्रॉमा मतलब एक्सीडेंटल इंजरी को कहते हैं, ट्रॉमा सेंटर या ट्रॉमा केयर सेंटर होता है ना, एक्सीडेंटल इंजरी उसको कहते हैं ट्रॉमा। तो इंजरी, वुंड या फिर ट्रॉमा इस प्रकार की किसी अवस्था है, तो इस दौरान क्या होगा? एक्सेस ब्लड लॉस होगा। प्लेटलेट क्या करता है? इस कंडीशन से प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट एक्सेस ब्लड लॉस। किस प्रक्रिया के द्वारा? उस प्रक्रिया को कहते हैं कोगुलेशन या फिर क्लॉटिंग। क्या कहते हैं? क्लॉटिंग। किस तरीके से ये काम करता है? जब चोट लगेगी, दैट ट्रॉमा और दैट इंजरी secretes a certain chemical,
उस केमिकल का नाम है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, क्या सिक्रीट होगा? एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। और आपके प्लेटलेट सिक्रीट करेंगे एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ये दोनों एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन दोनों के दोनों प्लाज्मा प्रोटीन के साथ रिएक्ट करेंगे और इस प्रक्रिया के दौरान कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होने चाहिए। और एक एंजाइम है थ्रोम्बोकाइनेस। नाउ दिस इज इनएक्टिव एंजाइम इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में ये बैठा हुआ है, इसको ये लोग एक्टिवेट करते हैं, एक्टिव थ्रोम्बोकाइनेस। ठीक है, एक्टिव थ्रोम्बोकाइनेस क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक फैक्टर है जो इनएक्टिव बैठा हुआ है, उसको जाके एक्टिव करता है, उसको हम कहते हैं थ्रोम्बिन। नाउ दिस इज एंजाइम व्हिच इज एक्टिव एंजाइम। नाउ थ्रोम्बिन क्या करता है? ये जाके फाइब्रिनोजेन को एक्टिव करता है जो इनएक्टिव पड़ा था, और फाइब्रिनोजेन से बनाता है फाइब्रिन। फाइब्रिन यानी कि इस प्रकार के धागे हैं जो जाके चोट के ऊपर पट्टी बांध देंगे। आप ये देख रहे हो, ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस में एक स्टेप हो रहा है, वो अगले स्टेप को करवा रहा है, फिर वो अगले स्टेप को करवा रहा है, राइट? सो दिस प्रोसेस इज नोन एज कास्केड प्रोसेस। कास्केड प्रोसेस एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब स्पेसिफिकली यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है। कास्केड प्रोसेस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जब एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस हो, दूसरी प्रोसेस से तीसरी प्रोसेस हो, so that is known as cascade process। एक मिनट, नोट पॉइंट में आपको लिखवा देती हूँ। थ्रोम्बोकाइनेस is formed by a series of linked enzymatic reaction known as cascade process। This process is known as cascade process। The term was given by Macfarlane and his co-workers। फाइब्रिन तो बन गया, ठीक है। ये फाइब्रिन क्या है? ट्रैप कर लेगा। ब्लड जो है तुरंत बह रहा है ना, ब्लड एकदम से मान लो चोट लगी हुई है, खून बह रहा है खूब सारा, 2 मिनट 1 मिनट के लिए खून बह रहा है और इतनी देर में ये पूरी प्रोसेस हो गई और उसने तुरंत जाके अंदर से क्या किया, ऐसे पट्टी बांधने लग गए। तो जब पट्टी बांधने लगते हैं, फाइब्रिन नेटवर्क ऑफ थ्रेड होता है ये, है ना। उस दौरान आप देखोगे कि कुछ डार्क रेडिश कलर का आपको दिखाई देगा बाहर की तरफ से, है ना, पपड़ी जैसा बन जाता है, जैसे एकदम ड्राइनेस। उसे क्या कहते हैं? अ डार्क reddish scum is formed at the site of injury or cut due to clot formation, और coagulum भी कहते हैं उस क्लॉट को, due to clot या फिर coagulum formed due to network of threads trapping डेड आरबीसी। कुछ आरबीसी भी उसमें ट्रैप हो जाते हैं ना, जो बाहर निकलने वाले थे लेकिन बीच में फंस गए। ट्रैपिंग डेड आरबीसी नोन एज फाइब्रिन। तो ये फाइब्रिन ही एक्चुअल में क्लॉट बनाता है। डेड एंड डैमेज्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड इसमें आके क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। कैल्शियम आयन इज वेरी इंपॉर्टेंट आयन, एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग।
लेकिन आपको याद हो आपकी ब्लड में एक एंटी कोगुलेंट होता है, तो उसको भी तो चुप कराना पड़ेगा। तो ये एक्टिव थ्रोम्बोकाइनेस एक और काम करता है, यानी कि ये हेपारिन को इनएक्टिवेट करता है। इट इनएक्टिवेट्स हेपारिन। देखने पहले ये प्रोसेस को समझना आपको बहुत जरूरी है। एक्सीडेंटल इंजरी के दौरान एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकता है। ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस कैसे काम करती है, चोट जहां पर लगती है वो चोट से की वजह से उस एरिया के स्किन टिश्यूज एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं, प्लेटलेट एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। और ये इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेप्स है ना, 10 स्टेप्स की प्रक्रिया है, हम सिर्फ एक लास्ट स्टेप पढ़ते हैं। थ्रोम्बोकाइनेस को एक्टिवेट करते हैं, फिर थ्रोम्बोकाइनेस उधर हेपारिन को इनएक्टिवेट करता है ताकि हेपारिन थोड़ी देर शांति से बैठ जाए, और प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करके थ्रोम्बिन बनाएंगे, फाइब्रिनोजन को एक्टिव करके फाइब्रिन बनाएंगे। ये एक स्टेप के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी प्रोसेस होती है, इसको कास्केड प्रोसेस कहते हैं। और आखिरी में जो फाइब्रिन बनता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड की क्लॉटिंग के लिए। यहाँ पर आप देखो प्लेटलेट के द्वारा ही ये सारे केमिकल सिक्रीट करे गए हैं। एंड इफ यू रिमेम्बर हम लोगों ने प्लाज्मा में पढ़ा था फाइब्रिनोजेन के बारे में। दिस इज अ प्लाज्मा प्रोटीन, 4% मिलती है, इसके पहले वाले नोट्स में आपने लिखा हुआ है। प्लाज्मा में आया कहाँ से, प्लेटलेट्स ने तो सिक्रीट किया। प्लेटलेट्स का एक काम आपको मालूम है, इट सिक्रीट्स फैक्टर्स, इट सिक्रीट्स सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स का सिक्रीशन करता है प्लेटलेट। ठीक है, तो ये जितनी भी ग्रुप ऑफ फैक्टर्स हैं प्लाज्मा के द्वारा सिक्रीट किए गए थे, इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। फैक्टर्स के नाम देखेंगे जरा। टोटल कितने फैक्टर पाए जाते हैं, 13 फैक्टर पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। फैक्टर नंबर 1 फाइब्रिनोजेन है, फैक्टर नंबर 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर नंबर 3, ध्यान रखिए जब आप इसको कॉपी करेंगे तो आप इसको रोमन नंबर में ही लिखेंगे, इन्हें ऐसे ही लिखा जाता है और कोई तरीके से नहीं लिखा जाता है। ठीक है, इन्हें इसी तरीके से लिखना होता है। तो फैक्टर 1 है फाइब्रिनोजन, सॉरी 4 पे पहुंच गए ना। फैक्टर नंबर 4 है कैल्शियम आयन विच इज वेरी एसेंशियल, ये आपको मालूम है। थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है, यानी कि ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हुआ था, इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम टिश्यू, बाकी का सिंथेसिस बॉडी में हुआ है। कैल्शियम आयन, द नेक्स्ट वन इज लेबाइल फैक्टर, उस लेबाइल फैक्टर का एक और नाम है प्रो एक्सिलरिन। नाम याद नहीं करने हैं आपको बिल्कुल फैक्टर के, लेकिन पढ़ के जाना है। अगर कभी सवाल आ गया कि इसमें से कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर है नहीं है एग्जैक्टली इस तरीके से आप ऑप्शंस में से छांटना भी आना चाहिए ना आपको, इसीलिए बस नाम से आपको फेमिलियर होना है। हाँ ये नाम मैंने पढ़ा है, शायद क्लॉटिंग फैक्टर में होता है, सीक्वेंस वाइज नहीं याद करोगे दैट इज फाइन। तो प्रो एक्सिलरिन होता है। नेक्स्ट है सेवेंथ फैक्टर स्टेबल फैक्टर, सॉरी यहाँ पर सेवेंथ, सिक्स फैक्टर इसलिए नहीं दिया हुआ है क्योंकि सिक्स में कोई फैक्टर नहीं है, देर इज नो फैक्टर, सिक्स में देर इज नो फैक्टर। तो मैम सिक्स नंबर छोड़ क्यों दिए, क्या होता है ना, जब फिफ्थ फैक्टर होता है और 10th फैक्टर होता है, ये दोनों मिल के एक टेम्परेली फैक्टर बनाते हैं, उसको हम लोग सिक्स्थ फैक्टर कहते हैं। तो इसलिए सिक्स्थ में कोई फैक्टर नहीं है, वो जगह खाली है। सेवेंथ फैक्टर है स्टेबल फैक्टर, इसका नाम प्रो कन्वर्टिन भी होता है। एट्थ फैक्टर है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर या एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन। अगर ये फैक्टर एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ फैक्टर नंबर 8, उस पर्सन को हीमोफीलिया की कंडीशन होती है। हीमोफीलिया क्या है पूछेंगे तो एट्थ फैक्टर की कमी हीमोफीलिया होती है। फैक्टर नंबर 9 को क्रिसमस फैक्टर या पीटीसी प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर भी कहते हैं। देन देयर इज स्टुअर्ट फैक्टर, स्टुअर्ट प्रावर फैक्टर कहते हैं इसे, इसी का दूसरा नाम है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, पीटीए फैक्टर। ठीक है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन पीटीए फैक्टर, पीटीए प्रीकर्सर, precursor. Then next is plasma thromboplastin antecedent,
फिर नेक्स्ट है हैगमैन फैक्टर, लास्ट इज फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है क्लॉटिंग फैक्टर्स जिनके नाम आप याद रख लेंगे। फाइब्रिन वाले स्टेप पर एक बार मैं आपको वापस यहाँ पर दिखाऊं कि सॉरी, डार्क रेडिश कम बनता है एट द साइट ऑफ इंजरी और कट। फाइब्रिन जब बन रहा होता है ना तो दो स्टेजेस आते हैं बीच में, ठीक है, दो स्टेजेस आते हैं। पहले बनता है फाइब्रिन के मोनोमर, ये, फिर बनते हैं फाइब्रिन के पॉलीमर। और उसके बाद ये फाइब्रिन के जो पॉलीमर्स होते हैं इनको स्टेबलाइज किया जाता है, विच आर स्टेबलाइज्ड बाय 8th factor and calcium ions to form clot। ब्लड क्लॉटिंग को वही जो मैंने अभी आपको समझाया यहाँ पर फिर से दिया हुआ है उसी चीज का। प्लेटलेट सिक्रीट करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम की वजह से प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन बनता है, फिर फाइब्रिनोजेन, फिर फाइब्रिन बनता है और वो कट पे जाके इस तरीके से बाइंड हो जाता है, राइट। तो ये ड्रॉ दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर ये प्रोसेस दिखाई है आपको। एक्सप्लेन मैं पहले जो की हूँ वही आप नोट करेंगे क्लॉटिंग के बारे में। एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, ब्लड बना होता है प्लाज्मा प्लस कॉर्पसेल्स का। तो प्लाज्मा क्या है आप डिफाइन कर सकते हो, ब्लड माइनस कॉर्पसेल्स, राइट। प्लाज्मा और किन चीजों से मिलके बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड वाटर कंटेंट, बाकी जो उसमें चीजें होंगी, राइट। सीरम किसे कहते हैं, जो वाटर वाला येलोइश पार्ट होता है प्लाज्मा में से अगर आपने क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दिए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीरम। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल प्रीवियस ईयर में कई बार आया हुआ है। टोटली कितने फैक्टर्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, अबाउट 13 factors are present that help in formation of blood clot। ब्लड क्लॉट के लिए दो और चीजें हैं। क्लॉट दो प्रकार के होते हैं, थ्रोम्बस, एम्बोलस। एम्बोलस का मतलब होता है कि क्लॉट एक जगह पे बना है, सॉलिड क्लॉट formed at one location locally in one vessel might grow bigger with time। जब बॉडी के अंदर रिपेयर होता है किसी तरीके से, मान लो कोई ब्लड वेसल कट गई, तो इस रिपेयर के दौरान दो प्रकार के कट बनते हैं। थ्रोम्बस का मतलब जो एक ही जगह पे बना है, समय के साथ बड़ा हो सकता है क्योंकि वहां पर ब्लड वेसल के अंदर कुछ रुक गया है और सब चीज वहीं पर आके रुकने लग गई है, तो वो क्लॉट क्या होता है, थ्रोम्बस क्लॉट। मान लो थ्रोम्बस का एक टुकड़ा टूट गया, पीस ऑफ थ्रोम्बस ब्रेक्स and is carried to other regions by blood vessel। For example, ब्रेन, ब्रेन के पास चला गया और वहां पर जाके वो रुक गया, और मान लो बहुत छोटी ब्लड वेसल थी, वहां पर जाके ये ब्रेक हो गया। इफ स्टॉप्ड बाय अ नैरो वेसल,
इट इज मोर हार्मफुल। एम्बुलस क्लॉट जो है वो ज्यादा हार्मफुल होता है अगर वो रुक गया। हाँ, चल रहा है किसी जगह पर, मान लो समय के साथ घिस गया, डिसॉल्व हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर वो मान लो ब्रेन में जाके किसी एक नैरो ब्लड वेसल के द्वारा रुक गया तो दिक्कत होगी। नॉर्मली एक इंसान में क्लॉटिंग टाइम होना चाहिए 2 to 8 मिनट्स। अगर इतने मिनट में क्लॉटिंग नहीं होती है मतलब द पर्सन इज फेसिंग सीवियर प्रॉब्लम, और उसको तुरंत क्या करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर 2 से 8 मिनट के अंदर खून का बहना बंद नहीं हुआ तो वह सीवियरली एनेमिक हो सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ उसको। हम लोगों ने पढ़ा प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स किससे बनते हैं? मेगा कैरियोसाइट, ठीक है। मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं, स्पेशल न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं जिससे थ्रोम्बोसाइट्स बनते हैं, जिन्हें प्लेटलेट्स भी कहते हैं, जो सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, और या फिर उन्हें ब्लड क्लॉट सेल्स भी कहते हैं। ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, इनकी संख्या अराउंड 1.5 लाख के आसपास होती है। ये बहुत सारे केमिकल सिक्रिएट करते हैं जिन्हें क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। अगर किसी इंसान में प्लेटलेट कम है, क्रिटिकली लो है, तो उसे परप्यूरा डिजीज कहते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम मैंने आपको यहाँ पे बताया, अबाउट 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है। 6th फैक्टर जो है वहां पर कोई फैक्टर नहीं है, खाली फैक्टर है। आप अगर डेली 2 फैक्टर याद करोगे ना, 1st और 2 ये हैं, 4th क्या है, डेली एक एक फैक्टर एक पेपर में लिख के आपने दीवार पे लगा लेना है। 1 मंथ का टारगेट सेट करना है तो आपको मेमोराइज हो जाएंगे, एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन से नाम है ना। तो अब यहाँ पर मैं आपको ये जो ड्रॉ बताई थी, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन, तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन सा वाला फैक्टर है? इट इज फैक्टर नंबर 3। कैल्शियम कौन सा फैक्टर है? इट इज फैक्टर नंबर 4। और ये लोग एक्टिव करते हैं किसको? थ्रोम्बोकाइनेस को। थ्रोम्बोकाइनेस एक्टिव करता है प्रोथ्रोम्बिन को, जो है फैक्टर नंबर 2, और फाइब्रिनोजेन को बाद में एक्टिव करते हैं, विच इज फैक्टर नंबर 1। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 फैक्टर तो आपने याद कर लिए। नाउ दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। अभी तक हम लोगों ने ब्लड सेल्स और ब्लड सेल्स के फंक्शन डिस्कस कर लिए हैं।